तो यहाँ देखिए कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस यहाँ पर शो किए गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन यहाँ शो किए गए। वन और मोर सीपीयूज डिवाइस कंट्रोलर कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी। आप देखें एक कुछ बसेस के बारे में आपने सुना, ये बस के बारे में कभी लफ्ज सुना है? बस यस सर। बस एक्चुअली क्या होती है कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो है ना ये वायर्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं, और इसके ज़रिए से जो डेटा जो है सारे पेरिफेरल्स में हार्डवेयर के अंदर सारे आपस में कम्युनिकेट होता है। तो बसेज होती हैं, ठीक है। तो बसेज जो है वो सारी चीज़ों के साथ, यानी कि सीपीयू भी इसी बस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल लाइन जा रही है, ये सेंट्रल लाइन जा रही है, ये बस है। इसके साथ जो है वो डिस्क भी कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क आपकी, ठीक है। डिस्क कंट्रोल, हार्ड डिस्क के साथ डिस्क कंट्रोलर भी जो कि डिस्क को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह यूएसबी कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर क्या किसको कनेक्ट, यूएसबी से आपका माउस भी कनेक्ट हुआ हुआ है, कीबोर्ड भी, प्रिंटर भी। इस तरह जो है आपकी ग्राफिक्स अडॉप्टर लगा हुआ है जिसके ज़रिए से आपका मॉनिटर जो है वो कनेक्टेड है। और ये मेमोरी मतलब रैम, रैम तो सबके साथ, रैम तो सबको ही चाहिए ज़ाहिर है, जो कि यूज़ करने के लिए। जी इमाद कुछ कहना चाह रहे हैं? इमादुद्दीन रेज हैंड किया है कोई? हाँ मैं सारी स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, और सारी सारी चीज़ें एलएमएस पे आपको मिलेंगी, ठीक है। आप एलएमएस चेक कीजिएगा इंशाल्लाह। आजकल के अंदर में सारी चीज़, वैसे तो मैंने कर दिया था लेकिन अब आपका डे चेंज हो गया ना, तो आपकी आईडी भी चेंज हो गई है, तो अब मुझे नया दोबारा से करना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैंने अपलोड कर दी थी, बुक भी अपलोड कर दी थी और चीज़ें भी, स्लाइड भी मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे, बुक भी अपलोड कर दूंगा। जो आज का लेक्चर चल रहा है ये भी इंशाल्लाह एलएमएस पे लोड हो जाएगा। अच्छा ये सवाल किया इमाद ने, व्हाट इज एसएसडी? एसएसडी कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो नजर नहीं आ रहा मुझे एसएसडी। सर वो भी तो एक कंपोनेंट होता है ना, एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो आजकल आ गई है हार्ड ड्राइव की जगह, यस सर। और वो भी, उसमें भी स्टोरेज होती है लेकिन उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। सॉलिड स्टेट स्पीड ड्राइव जो, ऑप्टिमाइजेशन होती है। हाँ उसका, ये रैम की तरीके से होती है, जैसे रैम की चिप होती है ना, रैम का कार्ड होता है, इस तरह यस से सर। वो हार्ड डिस्क भी ऐसे ही होती है, रैम के तरीके से बनी हुई होती है। उसके ऊपर जो है आईसीज होती है और वो ज़्यादा फास्ट होती है। उसका यस फ़ायदा सर। ये है कि वो एक मतलब संभालने में आसान है, उसकी स्पीड फास्ट भी बहुत है, और उसका हार्ड डिस्क में मसला ये होता है कि इसका जो मीडियम होता है ना हार्ड डिस्क का, वो चलने की वजह से जो ना उसकी प्लेट्स में रगड़ लग लग के ख़राब हो जाता है। तो कार्बन आ जाता है सर। हाँ, तो इस वजह से जो है ना हार्ड डिस्क कुछ अरसे के बाद आपने देखो कि वो एरर आना शुरू हो जाते हैं हार्ड डिस्क में, बैड सेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, लेकिन इस वक्त काफ़ी महंगी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसलिए, लेकिन जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगा तो लोग उस पर मूव करेंगे, और मुझे यही नज़र आ रहा है फ्यूचर में सिर्फ सॉलिड स्टेट ड्राइव ही यूज़ होंगी, और ये हार्ड ड्राइव जो सर। है ना शायद ख़त्म हो जाए फ्यूचर में। यस सर। IO devices and CPU can execute concurrently, ठीक है। यानी कि जाहिर है माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे जो है ना IO डिवाइसेस है, ये भी और सीपीयू भी सब साथ साथ चल रहे होते हैं। सीपीयू भी अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, माउस से भी क्लिक कर रहा हूँ, और सीपीयू बैकएंड में चल रहा है। तो सीपीयू जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सीपीयू सब कामों को छोड़ के मेरे काम को प्रेफर करता है, और माउस से जो चीज़ें की जा रही है सबको सबसे पहले वो उसको दिखा रहा होता है, क्योंकि इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट। जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया कि आईओ डिवाइसेस के जरिए से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाए वो इंटरप्ट कहलाती है, ठीक है। जैसे आप लिखा है ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन is in charge of a particular device type. Each device controller has a local buffer, यानी कि हर डिवाइस का अपना बफर होता है। जैसे माउस का अपना बफर होगा, कीबोर्ड का अपना बफर होगा, ठीक है। तो बफर का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा सा डेटा सेव हो सकता है। बफर का मतलब होता है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए डेटा सेव होता है, ताकि वो अगर कम्युनिकेशन स्लो हो, कभी कभी आपने देखा होगा आप कीबोर्ड से लिखते हो, वो फौरन प्रिंट नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रिंट होता है।
वो बफरिंग कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि कभी कभी जो है वो प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है सीपीयू में बैकग्राउंड में कि वो फौरन जो है वो आईओ की रिक्वेस्ट को वो कर नहीं पाता, तो उसको बफर करके फिर थोड़ी देर बाद दिखा देता है। तो उसको कहते हैं बफर, ठीक है। लोकल उसको कहते हैं डिवाइस के अंदर लोकल जो बफर लगा हुआ है उसके अंदर डेटा थोड़ी देर के लिए सेव हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही इसको नॉर्मल कंडीशन मिली उसने वो डेटा जो है पास कर दिया। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो डेटा मेन मेमोरी से बफर की तरफ भी भेज सकता है, बफर से मेमोरी की तरफ भी जो है सीपीयू डेटा ला सकता है। IO is from the devices to local buffer of controller. IO is from the devices to local buffer of the controller. और ज़ाहिर है जो लोकल बफर है कंट्रोलर के, यानी कि जो डिवाइसेस के लोकल बफर है उन्हीं को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको जो है ना लिखा डिवाइस कंट्रोल इन्फॉर्म सीपीयू डेट इट हैज फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट। इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट जब जनरेट होगा जब आईओ डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट आएगी, कीबोर्ड से माउस से कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो फिर जो है इंटरप्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट जो है सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, यानी कि हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम होता है जिसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। सब प्रोग्राम्स को रोक के इसको सबसे पहले अहमियत दी जाती है। इंटरप्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले भी, और दोबारा ये जिक्र आ गया इसका। अच्छा जी, इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर which contains the addresses of all service routines। तो इंटरप्ट वेक्टर मतलब होता क्या है कि इंटरप्ट एक नहीं है, मल्टीपल इंटरप्ट आ सकते हैं, और मल्टीपल जितने भी इंटरप्ट्स आते हैं वो इंटरप्ट वेक्टर में यानी कि सेव होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इंटरप्ट भी आया, ये इंटरप्ट भी आया, ये इंटरप्ट भी आया। हो सकता है किसी ने कीबोर्ड से कुछ की प्रेस की हो, माउस से कुछ क्लिक किया हो, ठीक है। आईओ डिवाइस से कोई भी चीज़ जनरेट हो रही है वो इंटरप्ट्स कहलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है सेव हो रही होती हैं, और वो कहाँ से वो सारा का सारा कहलाता है इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये सारी जो ये वन बाय वन सबको पहले चलाएगा जिनके इंटरप्ट आए। इंटरप्ट जो देखो, इंटरप्ट जो है ना सॉफ्टवेयर से भी आते हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं ना, ये कोई बग आ जाता है, C# में कोई बग आता है, चलते चलते जो इंटरप्ट आ जाता है, और वो आप कहते हैं जैसे आप कहते हैं कोड फट गया, ये इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट उसको इंटरप्ट कहते हैं कि वो चलते चलते कोई एरर आया और वो आपकी सारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देगा। तो उसी को हम कहते हैं कि ये इंटरप्ट जनरेट हुआ है। लेकिन वो इंटरप्ट उस वक्त जो जनरेट हुआ है वो सॉफ्टवेयर की तरफ से हुआ है, ठीक है। आपका जो सॉफ्टवेयर है C# का प्रोग्राम है उसने इंटरप्ट जनरेट किया है C# की कंपाइलर ने। तो सॉफ्टवेयर की तरफ से भी इंटरप्ट आ सकता है, हार्डवेयर की तरफ से भी इंटरप्ट आ सकता है, कि कीबोर्ड माउस की तरफ से भी। तो इंटरप्ट प्रोसेस को जो है हाई प्रायोरिटी पे किया जाता है, और जब मल्टीपल इंटरप्ट्स आएंगे तो इनको स्टोर कर दिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। इंटरप्ट वेक्टर के अंदर जितनी भी जितने भी एड्रेसेस होते हैं, जितनी सर्विस रूटीन के एड्रेसेस होते हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उनको वन बाय वन उन वेक्टर के जरिए से उन एड्रेसेस को जो है एक्टिवेट किया जाता है। तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेसेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। तो जितनी भी इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो वो सारी की सारी सबके एड्रेसेस जो है वो सेव होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है सबके एड्रेसेस सेव होते हैं, और उनको वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। एड्रेसेस जो होते हैं ना मेमोरी के अंदर वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। सारे के जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर है। जैसे आप देखो ये एड्रेस जो फॉर एग्जांपल ये हो सकता है मेमोरी का एड्रेस हो 0000, ठीक है। ये एड्रेस हो 0001, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर जो है ना मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। अब अगर मैंने लिखा हुआ है, अच्छा आपको पता है हेक्साडेसिमल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या जा सकती है एक डिजिट के अंदर? ये तो आपने पढ़ा होगा ना, बाइनरी नंबर्स, हेक्सा नंबर्स। नो सर। जी सर, पढ़ते हैं। तो हेक्सा का एक डिजिट जो है ना 4 बाइनरी के बराबर होता है। 4 बाइनरी की बिट्स मिलेंगी, 1 2 3 4, 4 बाइनरी की बिट्स मिलेंगी तो हेक्सा का एक नंबर बनेगा।
अगर मैंने हेक्सा का लिखा है 0, इसका मतलब क्या हुआ, 4 जीरो है इसमें। हेक्सा के एक 0 के अंदर 4 बाइनरी के 0 है। जी सर। अगर मैं हेक्सा का 1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वैल्यू होगी वो, 0 0 0 1। ये हेक्सा का 1 है, ये बाइनरी 0 0 0 1 होगा। ये तो आपको पता होगी ना बात, कि 4 डिजिट जो है बाइनरी के मिलके हेक्सा का एक नंबर बनाते हैं। जी सर। अगर मैं लिख रहा हूँ देखो, हेक्सा में हाईएस्ट वैल्यू एक डिजिट में कहाँ तक जाएगी, एक डिजिट हेक्सा का है उसमें। देखो एक डिजिट का मतलब क्या है, 9 के बाद क्या आ जाता है, ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है। कहाँ तक जाता है ये, एफ तक। एफ से आगे हेक्सा नंबर नहीं होता, एफ से आगे हेक्सा नंबर नहीं है, क्योंकि एफ का मतलब क्या है, ये सारे 1 हो गए, ये सारे 1 हो गए। सारे जब 1 हो जाएंगे, 4 बिट्स हैं, चारों की चारों 1 हो गई, तो इससे ऊपर तो कोई नंबर नहीं होता। और ये बाइनरी में मैंने 15 लिखा हुआ है, देखो ऐड करो 1 2 4 8, तो 12 13 14 और 15। तो बाइनरी में ये 15 लिखा हुआ है, और 15 को हम एफ कहते हैं। ये तो आपको कन्वर्ट करना आता है ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो आती है ना। सर एक दफा अगर बता दें तो। अच्छा, नहीं वैसे आपने सीखी है आप लोगों ने किसी कोर्स में, आपने नहीं सर अभी तक। ऐसा कोर्स नहीं आया कोई इंट्रोडक्शन, डबल आई सी टी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, और जी कोई सर नहीं। ऐसा कोई फंडामेंटल कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं पढ़ा आपने अभी तक। सर ईआरपी फंडामेंटल पढ़ा था लेकिन ये सब नहीं था उसमें। अच्छा, मतलब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे बाइनरी नंबर का तो आपको आइडिया होगा ना, बाइनरी में या तो 0 होता है या 1 होता है, जी सर ये पता है। ठीक है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। और अगर डेसिमल के अंदर, अच्छा फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 10 लिखना है, 10, ये 10 तो डेसिमल में है, बाइनरी में मुझे 10 लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, 10 कैसे लिखूंगा, बाइनरी में 10 लिखना है, तो उसका तरीका क्या रहता है, आप देखो नंबर लिखो 1, फिर उसका 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो गया 8, इस तरह चलता जाएगा 16 32 64। लेकिन आपने 4 बिट्स के अंदर, अभी हम हेक्सा की हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने 4 तक ही रखा। 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को मैं ऑन करूंगा और 2 को मैं ऑन करूंगा, 8 और 2 क्या हो जाएंगे 10, बाकी 4 को भी यस। 0 कर दिया, 1 को भी 0 कर दिया, जाहिर है ये ऐड नहीं होंगे। जिसको ऐड करके वो नंबर में ऐड कर दूंगा, वो नंबर में 1 करूंगा, जिसको ऐड करने से 10 बनता है, तो जाहिर है वो 8 और 2 ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 1010, ये 1010 बाइनरी में लिखा है, और 10 किस में है, डेसिमल में। और हेक्सा में हम क्या कहेंगे इसको, ए, हेक्सा में इसको ए कहेंगे, हेक्सा में 9 के बाद फिर ए आ जाता है। जी सर। इसी तरह से अगर मुझे 11 लिखना है, 11 डेसिमल में 11 लिखना है, 11 के लिए मैं क्या करूंगा, ये वही चीज है 1 2 4 8। अब 11 बनाना है, 11 के लिए 8, 4 को मैं 0 कर दूंगा वरना 12 बन जाएगा, 8 वन वन। 9 10 और 11। अब 1011 जो है एक बाइनरी वैल्यू बन गई, जो कि इक्विवेलेंट है 11 के, 11 डेसिमल के, ठीक है, 11 डेसिमल के इक्विवेलेंट है। जबकि हेक्सा के अंदर किसके बराबर होगा ये, बी के, हेक्सा में बी के जी बराबर सर। होगा, ठीक है। इस तरह सी के अंदर 12 को हम सी कहते हैं, ठीक है, और 13 को हम डी कहते हैं, और 14 को हम ई कहते हैं, और 15 को हम एफ कहते हैं। एफ का मतलब क्या हो गया कि चारों बिट्स से चारों की चारों 1 है, यस सर। तो चारों की चारों 1 हो गई, तो जाहिर है इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते ना, चारों को 1 कर दिया, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो आप 8 4 2 1 सबको ऐड कर दोगे तो क्या जवाब आएगा 15। तो जो बाइनरी का 15 है, वो हेक्साडेसिमल में क्या कहलाता है, एफ। इससे ऊपर हेक्साडेसिमल का डिजिट होता नहीं है, एफ से ऊपर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर चारों के चारों डिजिट 1 हो गई है।
ठीक है। यस सर। तो ये बात मैंने थोड़ी आपको कन्वर्जन करके दिखा दी यहाँ पर। तो मैं बात ये बता रहा था, रैम जो होती है ना, रैम के एड्रेसेस जो होते हैं ना, वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। ये 0000 ये चारों डिजिट हेक्सा के हैं, 0001 ये चारों डिजिट हेक्सा के हैं। ठीक है। तो ये वीडियो ऑफ कर दें, किसी ने वीडियो ऑन, ये मतलब ये ऑन किया ना, ये ऑफ कर दें मोबाइल से। ताहा फैसल ये ऑफ कहा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये नो आज सर। हमने थोड़ा, ये हमने मैंने आपको बताया इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं। इंटरप्ट किस, अगर मल्टीपल इंटरप्ट्स हों वो सारे मेमोरी में जो है मतलब उसको सेव कर लिया जाता है और फिर सारे सारे इंटरप्ट्स को चलाया जाता है। इंटरप्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से भी आ सकता है, इंटरप्ट हार्डवेयर की तरफ से भी आ सकता है। A trap or execution is, यहाँ पर आगे चलते हैं। A trap or execution is a software generated interrupt caused either by an error, और ये बात है कि जो जो इंटरप्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करता है ना, सॉफ्टवेयर, उसको हम, उस इंटरप्ट का नाम होता है ट्रैप। वो भी, ये ट्रैप भी इंटरप्ट है, इंटरप्ट भी कहते हैं, एक्सेप्शन भी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, सुना है? एक्सेप्शन नो हैंडलिंग, सर। ये सी शार्प वगैरह में आप कोड करते हो और एरर एरर आता है। एरर को जी आप सर। एरर हैंडलिंग की है आपने उसके अंदर, कि एरर को एक कोई मैसेज शो करे, एरर को कैच करके आप जो है उसको कोई मैसेज शो करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। एरर हैंडलिंग की है सी शार्प में? नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा। एरर का मतलब ये होता है कि कोड चलते चलते अगर रुक जाए तो कोई एरर जनरेट हो, उसका प्रॉपर मैसेज आए। ये ना हो कि वो लिखा हुआ है कोड नंबर 520, ये नहीं आए, बल्कि प्रॉपर मैसेज आ जाए कि भाई जो है ना, एरे की वैल्यू ज्यादा हो गई, एरे आउट ऑफ बाउंड हो गया। प्रॉपर मैसेज आप शो करवाओ, उसका एरर का कोड नजर नहीं आना चाहिए, प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। ठीक है। तो उसको कहते हैं एरर हैंडलिंग, तो उसको कैच करवाया जाता है एरर को। बहरहाल उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन भी कहते हैं, ट्रैप भी कहते हैं। एक्सेप्शन या ट्रैप दोनों जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, ट्रैप कह लो या एक्सेप्शन कह लो, दोनों एक्चुअली क्या है, ये इंटरप्ट है। कौन से इंटरप्ट है? जो कि सॉफ्टवेयर ने जनरेट किए। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करेगा उसको हम ट्रैप या एक्सेप्शन कहते हैं, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं, खाली इंटरप्ट। हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड माउस, आईओ डिवाइसेस जो इंटरप्ट जनरेट कर रही हैं, उसको हम जो है कभी कभी प्रिंटर से भी जो है इंटरप्ट आ जाता है। प्रिंटर से देखा होगा ना आपने, प्रिंटर में पेजेस नहीं लगाओ, मैसेज आ जाता है कि भाई आउट ऑफ पेजेस हो गए प्रिंटर, तो प्रिंटर से भी इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो आईओ डिवाइसेस से, हार्डवेयर से भी इंटरप्ट जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर से भी जनरेट होता है। जो सॉफ्टवेयर जनरेट होता है उसको हम ट्रैप या एक्सेप्शन कहते हैं। तो आखिरी लाइन पढ़े, आखिरी लाइन क्या कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरप्ट ड्रिवन है, क्या मतलब? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट पे काम करता है, जिसकी इंटरप्ट आती है उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है, चाहे वो इंटरप्ट हार्डवेयर से है, चाहे वो इंटरप्ट सॉफ्टवेयर से है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है, अगर इंटरप्ट नहीं रखेंगे तो कोई, मैं माउस से क्लिक करता रहूंगा, कीबोर्ड से क्लिक की प्रेस करता रहूंगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, एक मतलब जो मैं आईओ डिवाइसेस के जरिए या सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी चीज हम, जो इंटरप्ट अगर जनरेट हो रहा है तो सारे कामों को रोक रोक के इंटरप्ट को चलाया जाता है, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। इसी के जरिए से सारी चीजें मेंटेन कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर एक दफा ये बता दें, इंटरप्ट ड्राइविंग जो आपने बताया भी लास्ट वाला। हाँ, इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब होता है कि विंडोज है ना, जैसे विंडोज इंटरप्ट ड्रिवन है, यानी कि अगर मैं, इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट जो आईओ डिवाइसेस से जनरेट होगी, आईओ का मतलब क्या है, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, या माउस से कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई, कीबोर्ड से कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई, मैंने माउस से क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, तो फौरन वो काम करेगा सारे कामों को रोक के। ये क्या हुआ? इंटरप्ट हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो इंटरप्ट ड्रिवन है, कि वो इंटरप्ट पे काम करता है। ठीक है? ओके सर। अगर इंटरप्ट पे काम नहीं करे, मैं क्लिक करता रहूंगा, तो मेरा कहेगा भाई
अभी 10 काम चल रहे हैं, अभी मैं आपका माउस का क्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या मैं 5 मिनट के बाद एक्सेप्ट करूंगा। अभी मैं आपने क्लिक तो कर दिया, लेकिन मैं 20 काम कर रहा हूँ अभी। अभी ऐसा कोई मैसेज आता है आपके पास? ऐसा कभी भी मैसेज नहीं आएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे फौरन सब कामों को छोड़ के आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। इसको कहते हैं इंटरप्ट। यानी कि आईओ डिवाइसेस से कोई इंस्ट्रक्शन आई, उसको सबसे हाई प्रायोरिटी के ऊपर उसने चलाया, सारे कामों को रोक के। ओके सर। इंटरप्ट क्लियर हो गया ना? इंटरप्ट किसे कहते हैं? जी सर। और इंटरप्ट के मैंने 2 काइंड्स आपको बता चुका हूँ। हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं जो कि आईओ डिवाइसेस से आते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह से। और एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन इंटरप्ट भी होते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, जिसको हम ट्रैप कहते हैं। ट्रैप या एक्सेप्शन, जो कि सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। जैसे आपके C# में कोड कोई नहीं चल रहा तो एरर आ जाएगा। अब ये जो एरर है ना, ये भी इंटरप्ट है। ये सब चीजों को रोक के वो एरर दिखाएगा कि भाई ये एरर आ गया, सारे काम को रोक के। वो भी एक इंटरप्ट है, लेकिन वो इंटरप्ट चूंकि सॉफ्टवेयर से आया है, इसलिए उसको ट्रैप कहते हैं। ट्रैप या एक्सेप्शन। अच्छा जी, यहाँ पर अगले चलते हैं, अगली स्लाइड में। The operating system preserves the state of the CPU by storing registers and the program counter। ठीक है, रजिस्टर का आइडिया, रजिस्टर किसे कहते हैं? और प्रोग्राम काउंटर नो क्या सर। होता है? प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, ये चीजें आपको मुझे समझानी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, ताकि आपको बाद में बार बार हम यूज करेंगे। वैसे इसके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट आपके पता नहीं आपने पढ़ा और नहीं होगा। अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी तक नहीं पढ़ा। सही है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कंप्यूटर रजिस्टर क्या होता है, उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो, प्रोसेसर के अंदर भी स्टोरेज होती है। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर भी स्टोरेज होती है। देखो, एक स्टोरेज होती है रैम की स्टोरेज होती है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, ये रैम है। ठीक है, रैम में भी स्टोर होती हैं चीज़ें, लेकिन टेम्पररी होती हैं। जो चीज़ें सीपीयू रन करता है वो रैम से लेता है। एक स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क पे, ये भी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है हार्ड डिस्क। यहाँ पर डेटा परमानेंट सेव होता है आपका। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर भी ना छोटी छोटी सी फ्लिप फ्लॉप यानी कि एक सर्किट लगा हुआ होता है, जो कि वैल्यूज को सेव कर रहा होता है। जस्ट लाइक रैम टेम्पररी सेव कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी वैल्यू सेव होती है, ज़्यादा सेव नहीं होती। कुछ बिट्स होती हैं और सेव हो जाती हैं। बिट्स और बाइट्स का इसका कॉन्सेप्ट तो है ना, बिट्स किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, तो बिट और बाइट, तो कुछ बिट्स होती हैं वो सेव हो रही होती है रजिस्टर के अंदर। आपने देखा होगा, हम कहते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सुना है ना? जी सर, सुना है। आजकल ये होता है 64 बिट ऑपरेटिंग विंडोज चाहिए, 32 बिट विंडोज चाहिए। कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करोगे 64 बिट पे चाहिए, 32 बिट पे चाहिए। तो होता क्या है कि वो 64 उसके रजिस्टर साइज होते हैं एक्चुअली। जो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होते हैं ना, वो या तो 32 बिट का होगा, तो फिर वो 32 बिट्स जो है वो सेव कर रहा होगा। अगर 64 बिट का होगा तो 64 बिट सेव कर रहा होगा। उसी जो रजिस्टर का साइज होगा उसी की बस साइज भी वही होगा। बस का मतलब क्या होता है, जो फाइल्स मदरबोर्ड पे चल रही है वो बस है। ठीक है, तो बस का साइज भी 64, अगर 64 बिट का होगा तो रजिस्टर भी 64 बिट का होगा, बस का साइज भी 64 बिट होगा। तो हम कहेंगे सीपीयू 64 बिट का है। लेकिन अगर 32 बिट का होगा तो रजिस्टर भी 32 बिट का होगा, बस साइज भी 32 बिट का होगा। हम कहेंगे जो सीपीयू 32 बिट का है। तो एक्चुअली ये टेम्पररी स्टोरेज होती है रैम की तरह, लेकिन रैम तो आपकी जीबीज में होती है ना, ये जीबीज में नहीं होती। बस ये तो 32 बिट में होगी या तो। अब 32 बिट का मतलब कितने बाइट हुआ? 32 बिट का मतलब कितने बाइट हुआ? 32 बिट्स इक्वल टू हाउ मच बाइट्स? बाइट्स में कितना बनेगा, कौन बताएगा?
सर 4। 4, हाँ सही जवाब दिया। 8 बिट का एक बाइट होता है ना, 8 बिट का, ये तो जी पढ़ा होगा ना आपने। जी सर। 8 बिट का एक बाइट होता है, ये बात पता है। जी सर पता है। 1 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट का। तो अगर हम 32 में कितनी 8 बिट आएंगी, 4 आएंगी, 8 8 16 8 24 8 32। यस सर। तो 4 बाइट, एक्चुअली ये 4 बाइट्स है, 32 बिट्स का मतलब हो गया 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। 64 बिट्स का मतलब क्या हो गया, 8 बाइट्स। यस सर। ठीक है। तो ये तो 32 बाइट्स का होता है आपका, यानी कि रजिस्टर या तो 32 बाइट का होगा या 64 बाइट का होगा, बस इससे ज्यादा का नहीं होता। ये थोड़ा सा होता है, लेकिन ये होता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेशन करना है आपने 3+2। अब 3+2 क्या ऑपरेशन का जवाब क्या आएगा, 5। यस सर। छोटा सा ऑपरेशन है 3+2। अब होगा क्या कि 3+2, अब होगा क्या कि आपने आपने लिखा 3, ठीक है। एक को वो थ्री थ्री जो है वो रैम में आ गया 3, तो सीपीयू किसको एक्सेस कर रहा है, 3। फिर जब आपने लिखा 2, 2 भी रैम में आ गया। अब सीपीयू किसको एक्सेस करेगा, 2 को। जब सीपीयू 2 को एक्सेस करेगा, उसका फोकस 3 से हट जाएगा, क्योंकि ये जो एड्रेस बस है ना, ये जो बस आ रही होती है, ये एक वक्त में एक वैल्यू को एक्सेस करती है, एक वक्त में दो वैल्यू एक्सेस नहीं हो सकती। तो जब 3 को एक्सेस करेगा तो 2 फोकस में नहीं होगा। अब जब इसने 2 को फोकस किया तो 3 अब इसके फोकस से निकल गया। तो ये 3+2 5 करेगा कैसे, सवाल ये है, क्योंकि एक वक्त में तो एक ही फोकस में आएगा इसके। यस सर। उसका जवाब ये है कि एक वैल्यू को उठा के 3 को उठा के कहाँ रख देगा, रजिस्टर में। जो रजिस्टर है ना टेम्पररी, यहाँ रख देगा 3 को, जो कि सीपीयू के अंदर की चीज है, ठीक है। और 2 को रैम में रहने देगा। अब 3 भी फोकस में है और 2 भी फोकस में है। यस सर। अब हो जाएगा 3+2 5। अब हो जाएगा। रजिस्टर का काम पता चला अब क्या है, जी कि सर। रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसेसर एक वक्त में एक प्रोसेसर की जो बसेस है ना, ये एड्रेस बस कहलाती है। और एड्रेस बस एक वक्त के अंदर जो है ना, वो एक एलिमेंट को एक्सेस करेगी रैम में। जब दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करेगी तो पहला एलिमेंट फोकस से निकल जाएगा। तो टेम्परेरी स्टोर कराने के लिए वो अपने अंदर के रखे हुए रजिस्टर यूज करती है। रजिस्टर के अंदर वैल्यूज को रखवाया जाता है, और ये उन रजिस्टर की वैल्यू को फिर जो है रैम के साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके जो है मैथमेटिकल जवाब निकाल सकते हो। तो रजिस्टर का ये काम है, रजिस्टर के बगैर जो है हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सारे काम जाहिर है मैथमेटिक्स के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, सीपीयू के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया रजिस्टर क्या किसे कहते हैं। यस सर हो गया। अब ये रजिस्टर के बारे में तो खैर आपको जो मैंने कोर्स का नाम बताया ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज, ये कोर्सेज हैं, पता नहीं ईआरपी में है कि नहीं। लेकिन ये कोर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर रजिस्टर का काम समझाया जाता है, और बाकायदा इसके अंदर कोडिंग कराई जाती है कि सीपीयू के अंदर आप वैल्यूज को कैसे रखवाओगे। ठीक है, ये काम एडवांस लेवल का काम है कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर के अंदर वैल्यूज को रखवाना। जाहिर है नॉर्मल प्रोग्रामर इसको टच नहीं करता, लेकिन इन कोर्सेज के अंदर इसको जो है काम करवाया जाता है। तो बहरहाल आपको आइडिया देने के लिए मैंने बता दी है सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है रजिस्टर्स का। रजिस्टर का अब आपको आइडिया हो गया रजिस्टर हम किसे कहते हैं। ठीक है, सीपीयू जो है चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है रजिस्टर के अंदर। और प्रोग्राम काउंटर भी क्या है, एक तरह का एक रजिस्टर ही होता है, और उसके अंदर वो अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है ना, उसका एड्रेस रखा हुआ होता है। समझ रहे हो, अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है, जैसे आपने कोड C# पे कोड लिखा कोई, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्स की वैल्यू है 5, एक्स की वैल्यू है 3, ये आपने C# पे लिखा है कोड, और एक्स की वैल्यू है 10। एक्स को मैंने 3 वैल्यूज असाइन कराई है, पहले मैंने 5 करवाई, फिर 3 करवाई, और फिर 10 करवाई। अब आप बताएं मुझे एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर 10। सही जवाब दिया 10। क्यों 10 होगी, क्योंकि ओवरराइट हो रही है ना। पहले 5 थी, फिर आपने 3 रखवा दी तो अब 3 होगी, फिर 10 रखवाई तो 10 होगी।
है ना। तो जी सर। ये टॉप टू बॉटम चल रहा है, ये टॉप टू बॉटम चल रहा है। जब आप सी शार्प में भी कोडिंग करते हो तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम बॉटम इंस्ट्रक्शन चलती है ना। पहले ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब ये जो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस है ना, ये कौन मेंटेन करता है, ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर पीसी, पीसी ये क्या रजिस्टर है, ये भी जो प्रोसेसर के अंदर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड क्या करता है, जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस। ये प्रोग्राम काउंटर पहले इसको होल्ड करेगा, सबसे पहले ये चलेगा। जब ये चल रहा होगा उस वक्त प्रोग्राम काउंटर अपने आप को अपडेट करके अपना पास इसका एड्रेस रख लेगा। जैसे ही ये खत्म होगी इंस्ट्रक्शन, जैसे ये इंस्ट्रक्शन पहली वाली खत्म होगी, अगली इंस्ट्रक्शन ये चलेगी, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के पास अब इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद है। ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन जब खत्म होगी, जब ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, उस वक्त ये अपने आप को अपडेट करके अगली इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, प्रोग्राम काउंटर जो है वो अब ये इंस्ट्रक्शन चलाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर के पास एक्चुअली अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस मौजूद होता है। इससे सारी लॉजिक चलती है, इस तरह से टॉप टू डाउन जो है सारी इंस्ट्रक्शन एक के बाद दूसरी चल रही होती है। तो आपको समझ में आया प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है। यस सर। ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है ना वो एक रजिस्टर ही है एक्चुअली, लेकिन उसका काम ये होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड कर लेता है। इससे जो है ना सारा सीक्वेंस लॉजिक, इससे सारी लॉजिक बनती है। अगर प्रोग्राम काउंटर को हटा दिया जाए, अगर प्रोग्राम काउंटर को हटा दिया जाए तो फिर पहले x इक्वल टू 5 थोड़ी चलेगा। फिर तो हो सकता है पहले ये चल जाए, फिर ये चल जाए 5, फिर आखिर में 3 चले, फिर तो कोई सा भी चल सकता है। सीक्वेंस अगली चलेगा। इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है, ये प्रोग्राम काउंटर जिसका एड्रेस होगा वो चलाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर के बगैर जो है ना वो लॉजिक बनेगी नहीं, कोई भी प्रोग्राम आप लिख नहीं सकोगे। ये बैक एंड ग्राउंड में प्रोग्राम काउंटर ही जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस को वन के बाद अदर इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही होती है। तो यहाँ पर जो ये लफ्ज आया ना, दो रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू की जो स्टेट्स होती है ना, रजिस्टर की क्या वैल्यूज होंगी, प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यूज होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबकी वैल्यू को प्रिजर्व करके सबकी स्टेट को प्रिजर्व करता है। ठीक है। ये कौन सी चीजें चलनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको देख रहा होता है। डिटरमाइंस व्हिच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड, कौन सा इंटरप्ट अकर हुआ है, पोलिंग अकर हुआ है या वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम अकर हुआ है। ठीक है। दो तरह के इंटरप्ट हैंडलिंग होती है, पोलिंग भी हो सकती है, वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम भी होता है। सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। ठीक है। हर इंटरप्ट के लिए कौन सा एक्शन लेना है, इसके लिए अलग अलग जो है वो सेक्शन, अलग अलग सेगमेंट डिफाइन किया जाता है। अलग अलग किस्म के इंटरप्ट आते हैं ना, तो हर इंटरप्ट पे कौन सा एक्शन लेना है तो वो सेगमेंट्स के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है। वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा एक्शन किस इंटरप्ट पे कौन सा जो है एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। अब ऊपर देखो ये यूजर प्रोसेस, यूजर ने कोई प्रोग्राम चलाया वो चल रहा है। ठीक है। यूजर ने प्रोग्राम चलाया वो चल रहा है। ये इंटरप्ट टाइमलाइन यहाँ पर दिखाई गई है, और यूजर के प्रोग्राम की प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रही है। और ये शुरू में जो है आइडल था, ये आईओ डिवाइसेस है। आईओ डिवाइस का मतलब है कीबोर्ड माउस। ठीक है। कीबोर्ड माउस। अच्छा, ये लाइंस का आपको आइडिया है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइंस बनी हुई है। नो सर। अच्छा, लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई 0 से 1 या 1 से 0 होता है ना, 1 से 0 पे होगा या 0 से 1 पे जाएगा। ठीक है। जियो, देखो इसका से समझाऊंगा आपको। लिखा होता है ना वोल्टेज 1 0 0, ये बाइनरी वैल्यू लिख रहा हूँ, 1 0 0 1 1 0। उसका सिग्नल कैसे बनेगा, बाइनरी सिग्नल कैसे कैसे बनेगा। 1 पे सिग्नल ऑन होता है, ये ऑन हो गया। ठीक है। 0 पे ऑफ होता है तो ये ऑफ हो गया। फिर अगला जीरो दोबारा अगला जीरो आया, इस पे भी ऑफ होता है, ये ऑफ हो गया। अगला जीरो आया, इस पे भी ऑफ होता है, ये ऑफ होगा। अगला क्या आया, 1 1 पे ऑन होता है, ये ऑन हो गया। अगला क्या आया, 1 1 पे ऑन होता है, ये ऑन हो गया। अगला क्या है, 0 0 पे ऑफ होता है, ये ऑफ नीचे चला गया।
ठीक है, समझ में आया ये कैसे हो रहा है कि यस सर। 1 के ऊपर जो है ना वो आपका जो है अप हो जाती है लाइन, 0 पे डाउन हो जाती है। इस तरह से ये सिग्नल जो बन रहा होता है ना, इस शेप के अंदर सिग्नल बन रहा होता है आपका। इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं बाइनरी सिग्नल। ये बाइनरी सिग्नल्स हैं इस तरह के, इसमें 1010 आ रहे होते हैं। हर 1 के ऊपर जो है सिग्नल ऑन हो रहा होता है, हर 0 के ऊपर जो है वो सिग्नल जो है वो ऑफ हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो यही चीज दिखाई गई है कि जैसे ही कोई आईओ रिक्वेस्ट आई, ठीक है, आपके एग्जीक्यूशन आपके यूजर का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन आईओ रिक्वेस्ट आई, तो आईओ रिक्वेस्ट शुरू में जो है आइडल आईओ रिक्वेस्ट, देखो आईओ रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले आईओ रिक्वेस्ट का काम होगा ट्रांसफर डन। जब ट्रांसफर डन हो जाएगा तो फिर जो है वो अगला जो है उसको अगला जो है मतलब आपका आईओ रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो सारी चीजें मेंटेन हो रही होती हैं और सीपीयू शेड्यूलिंग इसी के बिहाफ पे हो रही होती है। अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कम्प्लीटली किस तरीके से इस पे काम हो रहा है। ठीक है, बाद में सर अभी जो है ना वो अटेंडेंस का भी होता है। अभी 2 मिनट रह गए, मैं अटेंडेंस दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, फिर आपकी अटेंडेंस देता हूँ। ओके सर।